Hello and welcome to Brain Learner. So since we were discussing about rise of autonomous states, so in this lesson we are going to learn about state of Carnatic. So without any further delay, let's start the lecture and make sure that you subscribe the channel and press the bell icon for latest update, and you can follow me on Instagram too. The link is in the description below. So the state of Carnatic. What were the features? So before we learn about the features, कि features क्या क्या थे, उससे पहले हम कर्नाटक की जोग्राफिकल टेरिटोरी को जान लें कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता था. सो एग्जैक्टली व्हाट वाज द एरिया. सो देयर इज़ अ मैप एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द पोर्शन. बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि कर्नाटक इज़ द मॉडर्न डे प्रोविंस ऑफ कर्नाटका. ये जो प्रोविंस ऑफ कर्नाटका मॉडर्न इंडिया का, वो नहीं था कर्नाटक. कर्नाटक वाज बेसिकली अ हिंटरलैंड. जो कोस्टल रीजन आप देख रहे हैं कोरोमंडल कोस्ट से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से लगते हुए नीचे तमिलनाडु के शोर तक आता है. सो बेसिकली दिस वाज द ग्रीन पोर्शन इज द कर्नाटक. एंड इफ आई टेल यू अबाउट द कोस्ट लाइन, सो बेसिकली जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट लाइन है उसकी मेजोरिटी ऑफ पोर्शन को हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं. एंड जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट लाइन है स्ट्रेचिंग फ्रॉम द गोवा, सो उसको हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं. सो बेसिकली कर्नाटक का जो लोकेशन था दैट यू कैन सी, ये कोरोमंडल कोस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ऊपर में दिक्कन है जहाँ पे निज़ाम्स का रूल चल रहा है. और इस तरफ आप देखें तो मैसूर किंगडम है. मैसूर बाद में फिर हैदर अली वहाँ सुपरसीड करेंगे एंड हैदर अली फिर से वहाँ पे अपनी चलाएंगे. और नीचे में आप देखें तो त्रावणकोर है. सो बेसिकली इसके जो नेबरहुड की चर्चा करें तो यहाँ ऊपर में दखन में निज़ाम है, नीचे त्रावणकोर है. एंड ऑन द वेस्टर्न साइड they had Mysore as their neighbor. So basically, this was the geographical territory of Carnatic. And now comes to the feature of Carnatic. So Carnatic, उसके सबसे important feature में से एक था involvement of European companies. What was involvement of European companies? So basically, if we look at the geographical map of Carnatic, so basically you can see the area called Madras here, and you can see the area called Puducherry, and you can see the area called Arcot here. So Arcot was the capital of Carnatic. एंड ये मद्रास जो थी यहाँ पे इंग्लिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी गई थी. इंग्लिश फैक्ट्री का बेस था. एंड पौंडीचेरी वाज द फ्रेंच बेस. सो बेसिकली यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा था. एंड इससे क्या हुआ, इससे बाद के सिचुएशंस में आप देखेंगे तो कर्नाटिक वॉर्स पिक्चर में आते हैं. एंड इससे दोनों पावर्स के बीच, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों के बीच सुप्रीमेसी की लड़ाई होती है और उसमें कर्नाटक को बलि का बकरा बनाया जाता है. और बाद में पूरा का पूरा जो कर्नाटक था अंडर द मद्रास प्रेसिडेंसी इंग्लिश के कब्जे में आ जाता है थर्ड कर्नाटिक वॉर्स के कंक्लूजन के बाद. सो बेसिकली शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से. एंड और जो दूसरे फीचर थे उनमें से पहला था कि लार्ज कोस्ट लाइन एक्सेस. उसका जो कोस्ट लाइन एक्सेस एज यू कैन सी द मैप बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. तो आप देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल का जो ट्रेड था या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड होगा, सो इसको ये कर्नाटक इजीली मॉनिटर कर सकता था, इजीली उसको इंटरवीन कर सकता था. एंड द नेक्स्ट वाज फेवरेट स्पॉट फॉर मराठास. बेसिकली होता क्या था, मराठास का कोई स्टेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं था. मराठास के पास कोई स्टेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं थी. दे डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिकल एडमिनिस्ट्रेशन. सो उसके चलते क्या होती थी, उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी आर्मी के मेंटेनेंस को लेकर, या आर्मी के सोल्जर्स को अगर सैलरी दी जाएगी उनको लेकर, या पर्सनल अगर वो ऑफिशियल्स है, नोबलिटी है, उनको मेंटेनेंस के लेकर, उनके मेंटेनेंस को लेकर. सो बेसिकली उनकी फुलफिलमेंट जो थी, इन सारी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट बेसिकली जो करी जाती थी वो चौथ और सरदेशमुखी के द्वारा की जाती थी. चौथ और सरदेशमुखी वॉज बेसिकली द लैंड रेवेन्यू काइंड ऑफ थिंग. वो चौथ वॉज बेसिकली 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड सरदेशमुखी वॉज एडिशनल 10% ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन. सो बेसिकली इन दोनों के बदौलत जो थी मराठा इकोनॉमी टिकी हुई थी. तो इसमें वो क्या करते थे, दे बेसिकली टारगेटेड द सॉफ्ट स्पॉट जहाँ पे सत्ता कमज़ोर है और जहाँ पे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा. लाइक मैसूर, हैदर अली से पहले मैसूर बहुत ही ज़्यादा वीक स्टेट हुआ करता था और बहुत ही ज़्यादा पीस लविंग. तो मराठास वहाँ पे आते थे. अगर कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ मराठा किंगडम में किसी भी कॉन्फेडरेसी में, तो दे अप्रोच देयर, वहाँ आते थे मैसूर में, और वहाँ पे भारी मात्रा में ट्रिब्यूट उनको मिलता था और वापस बहुत ही धन दौलत लेकर जाते थे. वही हाल कर्नाटक के साथ भी था. कर्नाटक भी कमज़ोर था एज़ कम्पेयर टू मराठास, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था. और कर्नाटक बगल में ही पड़ता मराठा कि आप देखेंगे तो जो पुणे पेशवा का जो हब था पुणे, तो उससे बहुत ही नज़दीक पड़ता ये दक्कन के नीचे का इलाका. तो वो बराबर यहाँ रेड मारते थे और वापस भारी मात्रा में ट्रिब्यूट लेके जाते थे. तो बेसिकली कर्नाटक वॉज वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट फॉर मराठास. और बाद में ये इसने भी बहुत ही भारी मात्रा में इसकी पॉलिटिकल डीस्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट किया था. नाउ नेक्स्ट वाज हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है. सो बेसिकली जो मॉडर्न हिस्ट्री है कर्नाटक की, वो शुरू होती है सदातुल्ला खान से. सदातुल्ला खान वाज द नवाब ऑफ कर्नाटक. एंड जो कर्नाटक था वो प्रोविंस नहीं था. ये जब हम चूँकि सक्सेसर स्टेट की कैटेगरी में कर्नाटक को डालते हैं, तो कर्नाटक वाज नॉट द प्रोविंस एंड नाइदर इट वाज नॉमिनली रूल्ड बाई मुगल्स. तो इसको ना तो नॉमिनली मुगलों द्वारा रूल किया जाता था और ना ही ये किसी रेबिलियन द्वारा स्टेट इमर्ज हुआ था. ये बेसिकली डेक्कन के अंदर, डेक्कन प्रोविंस के अंदर आता था कर्नाटक. और बेसिकली इसमें पूरा का पूरा अथॉरिटी इसके ऊपर मुगलों की थी. ये पूरा का पूरा मुगल सब्जुगेशन में था, तो इसीलिए हम इसे सक्सेसर स्टेट्स की कैटेगरी में डालते हैं. सो बेसिकली कर्नाटक वाज नॉट द प्रोविंस. तो अगर ये मिसकंसेप्शन है आपके दिमाग में कि कर्नाटक वाज प्रोविंस, तो कर्नाटक वाज नॉट. ये जो आता था ये डेक्कन प्रोविंस के अंडर आता था.
एंड इसके जो नवाब थे मोहम्मद सैयद, उन्होंने नवाब बनने के बाद सदतुल्ला खान की उपाधि ली, तो इसको सदतुल्ला खान के नाम से जाना गया। और 1710 में ये नवाब बनते हैं। और इसके बाद क्या होता है आपको सबको पता है, निज़ाम ने अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी डेक्कन में, और बाद में उसको एज ए ऑटोनमस स्टेट भी कार्व आउट कर लिया। तो जब आपके सुपीरियर ने, जो कि डेक्कन के जो निज़ाम थे, जब डेक्कन अलग हो गया, डेक्कन जब ऑटोनमस हो गया, तो ऑब्वियसली कर्नाटक भी ऑटोनमस हो ही जाना था, क्योंकि सदातुल्ला खान जो कि सबॉर्डिनेट थे निज़ाम के, तो निज़ाम ने जब अपनी ऑटोनोमस ऑटोनोमी एक्सरसाइज कर ली, जी निज़ाम ने जब अपनी ऑटोनोमी डिक्लेयर कर ली, तो ऑब्वियसली सदातुल्ला खान ने भी कोई देर नहीं करी, उन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंसी कार्व आउट कर ली, और बेसिकली कर्नाटक को उसी के डेक्कन के ऑटोनोमी के अंतर्गत कर्नाटक को भी अपनी इंडिपेंडेंसी मिल गई। एंड आफ्टर द निज़ाम एस्टैब्लिश्ड हिज सोवरेनिटी और दक्कन, नवाब सदतुल्ला खान ऑल्सो फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम मुगल सब्जुकेशन। नवाब सदतुल्ला खान ने भी अपने आप को मुक्त कर लिया मुगल सब्जुकेशन से, मुगल अथॉरिटी के अंदर रहने से। उसके बाद क्या होता है, सदतुल्ला खान की कोई लीगल हेयर नहीं था उनका कोई, ठीक है, कोई फिजिकल हेयर नहीं था। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया, अपने भतीजे नेफ्यू दोस्त अली खान को सक्सेसर बनाया। एंड ही वॉज द नेफ्यू ऑफ सदातुल्ला खान, जो कि नवाब थे इससे पहले। और क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मराठास का एक फेवरेट स्पॉट हुआ करता था। दे यूज टू टारगेट सॉफ्ट कोर एरियाज, जहाँ पे सत्ता कमजोर है या आर्मी कमजोर है, जहाँ पे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, और आसानी से ट्रिब्यूट दे देंगे। जैसे मैसूर में तो कोई वॉर वेज करना भी नहीं पड़ता था प्रायर टू हैदर अली के आने से पहले कोई भी वॉर वेज नहीं करना, बस जाके मैसूर में अपनी आर्मी खड़ी कर दो, वो लोग पहले पहले से ही आपके पास ट्रिब्यूट ला के रख देंगे सामने। और यही हाल कुछ कर्नाटक का भी था, ठीक है। और कहीं किसी भी छोटे मोटे राज्य पर अगर अटैक किया था मराठाओं ने, तो बेसिकली इसी मोटिव से करते थे कि उनकी जो इकोनॉमिक फुलफिलमेंट, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है, उसकी फुलफिलमेंट हो सके, जो भी उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी वो मीट आउट हो सके। सो बेसिकली इसीलिए वो इतनी भारी मात्रा में रेड्स करते थे, ताकि लैंड रेवेन्यू में भारी मात्रा में शेयर वो स्टार्ट करे, और अपनी जो मेंटेनेंस थी आर्मी की या नोबल्टी की या एडमिनिस्ट्रेशन की वो चलाए। सो बेसिकली इसके टाइम में 1740s में मराठास रेड करते अर्कुट पे। अर्कुट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अर्कुट वाज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। सो मराठास रेड करते हैं अर्कुट पे, और स्लैंडर्ड दोस्त अली जो था उसको मार देते हैं। एंड उससे भी बड़ी चीज़ क्या करते हैं, जो कि आने वाले फ्यूचर कोर्स ऑफ हिस्ट्री में बहुत ही एक मेजर शेप देने वाली थी कर्नाटक की हिस्ट्री को। मराठास क्या करते हैं, चंदा साहिब, वो सन इन लॉ होता है दोस्त अली का, उसको एज ए कैप्टिव ले जाते हैं। चंदा साहिब वो सन इन लॉ होता है दोस्त अली का, उसको एज ए कैप्टिव ले जाते हैं मराठास। और उसके बाद से जो पॉलिटिक्स है एक नया मोड़ लेती है कर्नाटक की जो पॉलिटिक्स थी। आगे हम देखते क्या होता है। दोस्त अली खान के बाद उसके जो दोस्त अली खान को ऑफ हिस्ट्री में दोस्त अली भी कहा गया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोस्त अली खान एंड दोस्त अली वाज द सेम। सो दोस्त अली के जो अगले सक्सेसर थे, उसके जो लड़के थे, उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, और ऊपर से वेग भी है, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं। बेसिकली इसके जो लड़के थे सफदर खान, या आगे जो भी सदतुल्ला खान सेकेंड आए। सो बेसिकली के टाइम में कुछ नहीं हुआ, बेसिकली मराठा रेड मारे, मराठाओं ने रेड किया, और मराठाओं ने जब रेड किया तो ये जो डायनेस्टी थी जिसकी स्थापना सदातुल्ला खान ने की थी, सो ये डायनेस्टी ढह जाती है, ये डायनेस्टी डिवेस्टेट हो जाती है, और नया एक नोबेल्टी जो था अनवरुद्दीन खान विद द सपोर्ट ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद, वो आता है कर्नाटक का नवाब बन के। ये जो प्रीवियस डायनेस्टी थी, जिसमें कि दोस्त अली आया, जिसमें कि सदातुल्ला खान आते हैं, दोस्त अली की आगे जो सक्सेसर थे सफदर खान या सदातुल्ला खान सेकेंड, तो ये सब मराठास रेड के बाद इन सब का डिवेस्टेशन हो जाता है, इनका डिक्लाइन हो जाता है, और नई डायनेस्टी जो थी कर्नाटक के अर्कुट के गद्दी पर बैठती है विद द सपोर्ट ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। नूरुद्दीन खान वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एज पर द परस्पेक्टिव ऑफ सदर्न इंडिया। सो सदर्न इंडिया की हिस्ट्री अगर हम देखें मॉडर्न हिस्ट्री में, तो अनवरुद्दीन खान एक बहुत ही मेजर फिगर थे। सो बेसिकली इनके टाइम में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर्स, सो कर्नाटिक वॉर्स की शुरुआत हो गई थी। एंड इसके दो एक रीजंस थे। पहला तो यूरोप में जो ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ गई थी, तो उसमें ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दोनों अपोजिशन में थे, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। सो बेसिकली वहाँ पे एक लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी कॉलोनी में न्यूट्रल रहेंगे, चाहे भले ही हम यूरोप में लड़ रहे हैं, अलग अलग खेमे में हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जहाँ हमारी कॉलोनीज है वहाँ पे हम न्यूट्रल रहेंगे, ताकि वहाँ पे जो हमारा ट्रेड इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूएशन में रहे, उसको कोई टर्बुलेंस का सामना न करना पड़े। लेकिन हुआ क्या कि इंडियन ओशियन में कुछ फ्लीट में, कुछ इंडियन इंग्लिश फ्लीट और फ्रेंच नेवी फ्लीट, उस दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और इससे चूँकि पहले से एक रीज़न तो था ही ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का, और उसके बाद जो रिसेंट इन्वोकमेंट हुई थी इंडियन ओशियन में, तो उससे क्या हुआ कि ये दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने हो गए, और यहाँ से सिलसिला शुरू होता है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर्स का। और ये चूँकि उतना सिग्निफिकेंट नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक ट्रेडिंग कंपनीज जो थी, चाहे फ्रेंच हो गई चाहे ब्रिटिशर्स हो गए, उन लोगों के उतने जो एम्बिशंस थे वो खुल के सामने नहीं आए थे, तो कोई उनको उतना हीड अपॉन नहीं कर रहा था, उतना सीरियसली ले नहीं रहा था। लेकिन बेसिकली एक घटना होती है 1746 में। बेसिकली क्या होता है कि जो पौंडीचेरी, यहाँ आप देखें इन द मैप, आप दिखाता हूँ मैं आपको, ये मैप देखें आप, ठीक है, यहाँ पे ये पौंडीचेरी हुआ, एंड यहाँ पे आप देखिए मद्रास। तो पौंडीचेरी में डुप्लेक्स, फ्रेंच गवर्नर वाज डुप्लेक्स, एंड डुप्लेक्स वाज द फर्स्ट जिसने कि एक रास्ता दिखाया बाकी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को कि आप क्या कर सकते हैं, आप नेटिव रूलर्स के पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करके अपने लिए इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल गेंस सिक्योर कर सकते हैं। ये कैसे होगा, आप अपने एनिमी को ऑब्जर्व करें और अपने एनिमी को
अपने एनिमी को अपने साथ ले आए, मतलब कि अपने दुश्मन के दुश्मनों को अपने साथ ले आए। और फिर इससे क्या होगा कि आपका दुश्मन आधा कमज़ोर हो गया, एंड उसके बाद आप अपने दुश्मन, मतलब आपने आपका जो दुश्मन था, उसके जो दुश्मन थे उसको आपने जब एलाई बना लिया, तो आप उनके साथ मिलकर एक कॉमन कॉज पे काम करें, कॉमन रीज़न पे काम करें, ताकि तीनों का म्यूचुअल बेनिफिट उसमें कंबाइंड हो, और उसके बाद आप जो है दुश्मन पे आसानी से विजय पा लेंगे। सो बेसिकली दैट वाज द मोटिव। ये फार्मूला जो था डुप्लेक्स ने प्रोमोलेट किया, एंड इसको भारी मात्रा में यूटिलाइज़ किया रॉबर्ट क्लाइव बाद में आते हैं, आप देखें कि बैटल ऑफ प्लासी होता है, बंगाल में जाते हैं, कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, मीर जाफ़र को अलग करते हैं, जगत सेठ को अलग करते हैं, उमीचंद को अलग करते हैं। सो बेसिकली दैट वाज द फार्मूला प्रपोज बाय डुप्लेक्स। सो बेसिकली यहाँ पे इन दोनों के बीच जंग जब छिड़ी, तो ये जो मद्रास था ये ऑरगोट के पास आता था, और जो अनवरुद्दीन थे वो इंग्लिश के करीबी माने जाते थे। सो इंग्लिश अप्रोच देम कि हमें बचाया जाए, क्योंकि पौंडीचेरी फ्रेंच की जो आर्मी है वो आके, छोटी सी आर्मी थी, फ्रेंच की कोई बड़ी आर्मी नहीं थी, तो वो आके, हालांकि इनको थ्रेट था क्योंकि इनका जो मेन सेंटर ऑफ पावर था वो बंगाल में था, तो इतनी ज़्यादा रीइंफोर्समेंट आ नहीं सकती थी। तो इन्होंने अनवरुद्दीन को अप्रोच किया कि अनवरुद्दीन आए, आप हमारी रेस्क्यू में मदद करें। सो बेसिकली अनवरुद्दीन इनके बिहाफ पर फ्रेंच से मिलते हैं, फ्रेंच को समझाते हैं, लेकिन फ्रेंच नहीं मानते। और उल्टा एक बैटल होता है, बैटल ऑफ सेंट थोम दोनों के बीच। जब ये सारी नेगोशिएशंस फेल हो गई, तो बैटल ऑफ सेंट थोम होता है अनवरुद्दीन की आर्मी के बीच, कर्नाटक की आर्मी के बीच और फ्रेंच आर्मी के बीच। और ये पहला वाकया था जब किसी यूरोपियन ऑर्गेनाइज्ड आर्मी ने किसी नेटिव पावर्स को, और किसी सिग्निफिकेंट नेटिव पावर में जो इंडिजिनस पावर थे इंडिया में उस टाइम प्रिवेल कर रहा था, सो किसी नेटिव पावर को किसी यूरोपियन पावर ने हराया था। और ये इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फ्रेंच आर्मी एज़ कम्पेयर टू कर्नाटक के नवाब के पास जो आर्मी थी बहुत संख्या में कम थी, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ दियर ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर कोऑर्डिनेशन दे मैनेज टू सक्सीड। एंड इसने एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन दिया डुप्लेक्स को कि अगर हम ऑर्गेनाइज रखें, कोऑर्डिनेशन बना के रखें और मॉडर्न टेक्निक्स पे आर्मी को ट्रेन करें, तो हम यहाँ के नेटिव रूलर्स को हरा सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर्स दे हैड, कि जितने भी उनके पास आर्मी है उसको हम, वो उनके पास बस एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। बाकी अगर हम अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज रखें या कोऑर्डिनेशन बिल्डअप करें तो हम उनको आसानी से हरा सकते हैं। और यही फॉर्मूला आगे रॉबर्ट क्लाइव ने यूज़ किया इन द बैटल ऑफ बक्सर, इन द बैटल ऑफ प्लासी, या आगे किसी भी बैटल में, बैटल ऑफ मैसूर में, बैटल ऑफ मराठास के साथ जो होता था, एंग्लो मराठास वॉर या एंग्लो अफगान वॉर, सब में। तो आगे आप देखेंगे कि इंग्लिश कमांडर्स ने, ब्रिटिश कमांडर्स ने डुप्लेक्स की पॉलिसीज़ को कितनी बढ़िया तरह से यूटिलाइज़ किया, और एक बड़े साम्राज्य बनाने में ये डुप्लेक्स का जो था बहुत ही अहम योगदान था। हालांकि वो फ्रेंच गवर्नर था, लेकिन उसने जो यूरोपियन पावर्स को एक मोटिवेशन दिया, एक रास्ता दिखाई कि ये आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपकी आर्मी ऑर्गेनाइज है तो यू कैन डिफीट एनी नेटिव पावर्स रिगार्डलेस ऑफ द नंबर दे हैड। सो एंड जो नेक्स्ट चीज़ है, बैटल ऑफ सेंट थॉम में अनवरुद्दीन की हार होती है, बहुत ही सेंसेशनल डिफीट है कि कैसे हम हार जाते हैं। एक छोटी सी फ्रेंच आर्मी है जिसको कि कुछ पता नहीं है, 200 साल पहले आए या उससे भी कम, और ये एक नेटिव पावर को हरा देती है, तो बहुत बड़ी बात है। एंड 1744 में अनवरुद्दीन खान बैठते हैं नवाब ऑफ कर्नाटक की गद्दी पे, और 1746 में ये बैटल ऑफ सेंट थॉम हो गया। और बैटल ऑफ सेंट थॉम वाज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर्स इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ बैटल। सो इसके बाद क्या होता है, 1748 में दो घटनाएं घटती है, दिल्ली में एक और एक डेक्कन में। दिल्ली में क्या होता है, मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हो गई, और डेक्कन में क्या हुआ कि निज़ाम की डेथ हो गई, निज़ाम उल मुल्क की डेथ हो गई। और निज़ाम उल मुल्क की डेथ होने के बाद वहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन हो जाता है। तो वहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन के दो कंटेंडर हैं, नासिर जंग एंड मुजफ्फर जंग वाज द ग्रैंड सन ऑफ निज़ाम एंड नासिर जंग वाज द सन। वहाँ से डुप्लेक्स के पास दिमाग आता है, डुप्लेक्स के पास एक आइडिया आता है कि वी शुड इंटरवेन इन द डेक्कन पॉलिटिक्स। और वो वहाँ जाते हैं, एक पार्टी को उठाते हैं, वहाँ से मुजफ्फर जंग को उठाते हैं। और यहाँ पे आपको मैंने चंदा साहिब पे नज़र रखने को कहा था, चंदा साहिब को जब कैप्टन बना के ले गया मराठास, और चंदा साहिब को जब रिलीज़ किया गया, तो चूंकि अब दूसरी डायनेस्टी आ गई, अनवरुद्दीन खान साहब आ गए, तो चंदा साहिब इसकी अथॉरिटी को क्लेम करते हैं और अपने आप को नवाब बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इधर आपके पास एक दुश्मन है अनवरुद्दीन का, चंदा साहिब, और उधर एक वॉर ऑफ सक्सेशन में आपने मुजफ्फर जंग को उठा लिया। तो दोनों को उठाया और दोनों को कहा कि हम तुमको नवाब बनाएंगे अपने अपने जगह का, हम तुमको एम्पायर बनाएंगे या सुपीरियर बनाएंगे अपने अपने जगह का, और उसके बाद उसके बदले में तुम क्या करो, हमारी मदद करो, जो विद द आर्मी, विद द रिसोर्सेज, विद द कंटोनमेंट्स। और ये हुआ, बैटल ऑफ अम्बूर होता है 1749 में। और इस बैटल ऑफ अम्बूर में अनवरुद्दीन खान की डेथ हो जाती है, इसको मार दिया जाता है। तीनों पार्टीज़ एक साथ हो गई, फ्रेंच आर्मी, मुजफ्फर जंग की आर्मी और ये चंदा साहिब की आर्मी, ये तीनों एक साथ मिलके अनवरुद्दीन को हराते हैं बैटल ऑफ अम्बूर में। अम्बूर बेसिकली एक इलाका है वेलोर के निकट। तो वहाँ पे जब हराते हैं अनवरुद्दीन को, हराने के बाद जब उसकी डेथ हो जाती है वॉर में, बैटल में, तो इसने एक बहुत ही मेजर गेटवेज दिखाया बाकी यूरोपियन कंपनीज़ को कि डुप्लेक्स को इस तरीके के रिमोनरेशन से नवाजा जाता है, इस तरीके के गिफ्ट्स और ऑब्लिगेशन से नवाजा जाता है कि डुप्लेक्स खुद हैरान हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया। सिंपल, उसने मुजफ्फर जंग को गद्दी पे बिठाया और इधर चंदा साहिब को गद्दी पे बैठाया, क्योंकि अनवरुद्दीन जब मर गया तो अनवरुद्दीन की जब डेथ हो गई तो चंदा साहिब भी गद्दी पे बैठेंगे, और उधर उधर मुजफ्फर जंग का रास्ता क्लियर हो गया। तो जब इन दोनों आदमियों ने अपनी अपनी गद्दी संभाली तो डुप्लेक्स को भारी मात्रा में इकोनॉमिकल बेनिफिट हुआ, भारी मात्रा में रिमोनरेशन दिया गया, जागीर दी गई। तो डुप्लेक्स पूरा अमेज था।
और ये चीज़ एक इंग्लिश क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही फोकस होकर देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। एंड इसको इसने बाद में यूटिलाइज़ किया। जब मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाता है तो वहाँ से बहुत ही भारी मात्रा में रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन होता है, बहुत ही भारी मात्रा में इकोनॉमिकल गेन्स सिक्योर किए जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स द्वारा। ये सब जो पॉलिसीज़ थी, चाहे कि नेटिव रूलर्स के पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करो और एंड अपने लिए इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल गेन्स सिक्योर करो, चाहे ये थी कि अपना जो दुश्मन है, एनिमी है, उसके एनिमी को अपने तरफ ले आओ, अपने पास एक्यूमुलेट कर लो, अपना एलाई बना लो, एंड देन उससे आपका दुश्मन आधा कमज़ोर हो जाएगा। एंड उसके बाद आप फाइनली डिप्लोमेसी के थ्रू या इधर वॉर के थ्रू अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। दैट्स व्हाट क्लाइव डिड। सो बेसिकली ये सब डुप्लेक्स ने प्रपोज किया था, हालांकि डुप्लेक्स फेल हो गया। वो सब हम देखेंगे आगे की सीरीज़ में कर्नाटिक वॉर्स के दौरान। अब अनवरुद्दीन खान के बाद हम आगे के कर्नाटक हिस्ट्री को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि इसके बाद चंदा साहिब आएंगे गद्दी पे, और चंदा साहिब के बाद उसकी भी डेथ होती है। फिर थर्ड कर्नाटिक वॉर शुरू होगा, और फाइनली जो है बैटल ऑफ वारनी वॉश के बाद कर्नाटिक वॉर्स का कंक्लूजन हो जाता है। फ्रेंच मेडली एक ट्रेडिंग पावर रह जाता है वहाँ पे, कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं बचती फ्रेंच के पास, क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे ये 1749 का टाइम, और कुछ समय बाद 7-8 साल बाद बंगाल ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया। तो उनसे कोई जीत ही नहीं सकता जिनके पास बंगाल है, क्योंकि बंगाल का रिसोर्स अगर जिसके पास है, बंगाल के रिसोर्स के ऊपर जिसका भी कंट्रोल है, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होगा एज़ कम्पेयर टू एनी पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और यही हुआ, रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी लड़ रही थी मैसूर के साथ, या कर्नाटिक वॉर्स में इन्वॉल्व थी, तो वो लोग उनको हरा ही नहीं सकते थे, क्योंकि बंगाल में इतना भारी मात्रा में रिसोर्सेज था कि वो आसानी से अपने वॉर को फाइनेंस कर सकते थे और बढ़िया से स्मूथली बढ़िया से आर्मी को मेंटेन कर सकते थे। और ये सब एडवांटेज रूपरेक्स के पास नहीं था, ना ही मैसूर के टीपू सुल्तान और हैदर अली के पास था। और ये एक बहुत ही बड़ा कारण था कि इन दोनों की हार हुई। सो बेसिकली दैट्स इट इन दिस लेसन। होप यू हैव एंजॉयड इट। और इसके बाद अनुरुद्दीन के बाद के जो नवाब आए, चंदा साहिब, और उसके बाद जो बैटल ऑफ कर्नाटिक, उसके बाद जो कर्नाटिक वॉर्स का सिलसिला, तीसरे कर्नाटिक वॉर्स का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसको हम कर्नाटिक वॉर्स के स्पेशल स्टडीज़ में देखेंगे, जब हम ब्रिटिश अंपायर का कंसोलिडेशन देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन। होप यू हैव एंजॉयड इट, एंड इफ यू हैव एंजॉयड देन प्लीज़ like this video, do share and subscribe, and make sure that you press the bell icon. Thank you for watching. Have a great day.